हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। आज हम अपनी पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ नेताजी का चश्मा के सारांश को समझेंगे। यह पाठ देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एक भावुक कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास कार्य करने एवं देश प्रेम की प्रेरणा दी गई है। कहानी के अनुसार बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देश प्रेम की भावना भरी होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस पाठ के सारांश को कि यह पाठ जो है वह एक कस्बे से शुरू होता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाज़ार भी था, सीमेंट का कारखाना, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और कस्बे की व्यवस्था के लिए नगर पालिका थी। नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यानी कि मूर्ति भी लगवा दी गई थी। अपनी कंपनी के काम से कोई एक हालदार साहब थे। हालदार से मतलब हवलदार का देशज शब्द हालदार यहाँ पर लिया गया है। वे उस कस्बे से गुजरा करते थे। सुभाष चंद्र जी की मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरी या जल्दबाजी में किसी स्थानीय कलाकार से बनवा दी गई होगी। यह भी हो सकता था कि कस्बे के एकमात्र ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने 1 महीने में बनाने का इसे वायदा किया हो। मूर्ति कोट के दूसरे बटन तक ही थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही नेताजी के वाक्य कि दिल्ली या तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। हालदार साहब ने मूर्ति के आकार को महत्व नहीं दिया, महत्व उनकी भावना को दिया और उनके प्रयासों को सराहा जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। दूसरे दिन जब हालदार साहब गुजर रहे थे तो मूर्ति के बदले हुए चश्मे को देखकर उन्हें कौतूहल हुआ। बोले, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब जब भी वे चौराहे से गुजरते तो रुककर पान खाते और मूर्ति को देखते। अब उनकी उत्कंठा इतनी बढ़ गई कि एक दिन वे जिस दुकान से पान खाते थे उस पान वाले से पूछ ही बैठे। क्या पूछा हालदार साहब ने? उन्होंने पान वाले से पूछा कि नेताजी का फ्रेम कौन बदलता है, यानी कि वो मूर्ति जो थी जिस पर नेताजी का चश्मा लगा था वो फ्रेम हमेशा बदलता रहता था। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन बदलता है। तो जो पान वाला था उसका यहाँ पर शारीरिक परिचय और उसके व्यवहार का परिचय दिया है लेखक ने कि पान वाला मोटा सा खुश मिजाज आदमी था। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आता है तो वह चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर एक नया चश्मा फिट कर देता है। पर वह सुभाष जी की मूर्ति को कभी भी बिना चश्मे नहीं रहने देता, मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो। बच्चों, जैसा कि हम सभी ने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति में देखा होगा, उनकी चित्रों में देखा होगा कि हमेशा वो चश्मा लगाए रहते हैं, लेकिन जो नगर पालिका वालों ने उनकी मूर्ति बनवाई थी उसमें वह चश्मा लगा नहीं था। तो जो पान वाला था वो यह बताता है कि कोई व्यक्ति है जो चश्मे का धंधा करता है, बिजनेस करता है, वह कभी भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता, इससे उसे चोट लगती है क्योंकि इससे मूर्ति अधूरी सी लगती है। फिर हालदार साहब ने पूछा, मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब यह सुनकर बड़े ही द्रवित हो गए। फिर हालदार साहब ने पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था? अब जब हालदार साहब ने ये प्रश्न किया तो पान वाला इस प्रश्न पर हंस पड़ा और क्या बोला कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। मतलब जब हालदार साहब और पान वाले में उस कैप्टन को लेकर बातचीत चल रही थी उसी समय वह कैप्टन नाम का व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पान वाले ने उसके लिए अभद्र शब्द प्रयोग किए थे। उन्होंने कहा था ना कि वो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है। तो हालदार साहब को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी लगाए हुए और आंखों पर एक काला चश्मा लगाए हुए एक व्यक्ति आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। उसे देखकर पता लगा कि वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। हालदार पूछना चाहते थे
कि फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु ना तो पान वाले के पास फुर्सत थी न जीप के ड्राइवर के पास, इसलिए हालदार साहब यह प्रश्न उससे नहीं पूछ पाए। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई ना कोई चश्मा रोज ही मूर्ति के ऊपर देखने को उन्हें मिलता था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। अब एक बार जब फिर से हालदार साहब वहाँ से निकल रहे थे तो क्या हुआ कि मूर्ति पर चश्मा उन्हें दिखाई नहीं दिया। पान वाले तथा चौराहे की सारी दुकानें भी उन्हें बंद दिखाई दी। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने अपनी आंख पोंछते हुए बताया कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब बहुत उदास हो गए और जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे, उस देश का अब क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। हालदार साहब 15 दिन बाद लगभग फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति की ओर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जैसे कि वो जो कैप्टन था उसको बिना चश्मे की ये मूर्ति अधूरी लगती थी, इससे उसे चोट लगती थी, उसके मन को दुख होता था। वही हालदार साहब का भी था और उन्हें एहसास हो गया था कि अब कैप्टन नहीं है तो नेताजी की जो मूर्ति है वो तो अब अधूरी ही रहेगी। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हालदार साहब ने चीख कर आदेश दिया, जीप रोको। उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का बना हुआ चश्मा रखा हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गईं और वे बहुत भावुक हो गए। बच्चों, यहाँ आकर ये पाठ समाप्त होता है और एक प्रश्न आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर उनकी आंखें नम क्यों हो गईं? उनकी आंखें बच्चों इसलिए नम हो गईं क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर अब सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ है, अतः उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह जो सरकंडे का चश्मा है यह किसी बड़े उम्र के व्यक्ति ने नहीं लगाया बल्कि किसी बच्चे के द्वारा लगाया गया है। और उनको यह देखकर दिल में एक उम्मीद भी जगी और वे भावुक इसलिए हो गए कि जैसा वह सोच रहे थे कि इस देश का क्या होगा, क्योंकि किसी के मन में भी देशभक्तों के प्रति सम्मान है नहीं। जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान किया उनके लिए आज कोई नहीं सोचता। पर जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ सरकंडे के चश्मे को देखकर कि नहीं, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि वे उम्र में कितने बड़े हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो और इस समाज को नई दिशा दे सकते हैं। तो उन्हें अपने भविष्य के प्रति, अपने देश के भविष्य के प्रति एक आशा आ गई मन में कि नहीं, अभी भी मेरे देश में ऐसे देशभक्त हैं, इसलिए मेरे देश को कभी किसी संकट में कोई डाल नहीं सकता। तो बच्चों, यहाँ आकर ये पाठ का सारांश समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और कभी भी सारांश लिखने को आए तो आप, मैंने जैसा कि आपके इस वीडियो में दिखाया भी है लिखकर और आपको समझाया भी है, आप उसको लिख सकते हैं कम शब्दों में। और बहुत जल्द अगले वीडियो में मैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आऊँगी, उन्हें समझाऊँगी भी और उसके साथ साथ उन्हें आप अपनी कॉपी में किस तरह से लिखेंगे यह भी बताऊँगी। तो तब तक के लिए आप इस सारांश को और अच्छे से तैयार कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बच्चों।